आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सच कहूँ तो हर घर में बहुत ज़रूरी है कि इन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई मनी सेविंग टिप्स। ये टिप्स प्रैक्टिकल भी हैं, सिंपल भी और सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव भी। आप चाहे होम मेकर हो, वर्किंग वुमन हो या स्टूडेंट, इनको अपनाकर आप आसानी से हर महीने अच्छे पैसे बचा सकती हैं। और यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस देंगे ताकि फ्यूचर में जब भी किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो आपके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत है सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स अलग करना। हम अक्सर क्या करते हैं, पहले सारे खर्च निकालते हैं, ईएमआई, राशन, बिल्स और बाकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता ये है कि कुछ भी बचता ही नहीं। इसीलिए जब भी आपकी सैलरी आए उसी दिन 10 से 20% हिस्सा सीधे सेविंग्स अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर किसी अलग डिजिटल वॉलेट में डाल दें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खुद को पहले पे कर रहे हैं। बाकी जो बचा उसी से पूरे महीने का खर्च मैनेज करें। शुरुआत में आपको लगेगा कि बजट टाइट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप उसी हिसाब से खर्च करना सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर में आपको गिल्ट नहीं होगा कि बचत नहीं कर पाए। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही लंबे समय में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं। तो पहला रूल, पहले बचत फिर खर्च। अब पहला स्टेप तो हो गया कि सैलरी आते ही 10-20% बचत अलग कर दी, लेकिन अगला स्टेप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, हर खर्च को लिखना शुरू करना। देखिए, जब तक हमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तब तक हम सेविंग्स कैसे करेंगे। मैं खुद पहले यही गलती करती थी। महीने का खर्च सिर्फ अंदाजे से मैनेज करती थी। लगता था कि हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन महीने के आखिर में सोचती थी पैसा गया कहाँ। फिर मैंने एक चीज़ शुरू की, एक छोटा सा डायरी रखी और उसमें रोज़ का हर खर्च लिखना शुरू कर दिया। चाहे वो 10 रुपए की चाय बाहर पीना हो, बच्चों के लिए अचानक लिया हुआ खिलौना हो या अचानक बाहर खाना खा लेना हो, सब लिखती गई। और यकीन मानिए, एक महीने में मुझे साफ दिखने लगा कि ये छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। इससे मुझे अपने पैसे का एक क्लियर पिक्चर मिला और मैंने समझा कि कहाँ कटौती की जा सकती है। अननेसेसरी खर्च खुद ब खुद सामने आ गए। तो आप भी ये हैबिट शुरू कीजिए, चाहे डायरी में लिखिए या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हर खर्च का हिसाब ज़रूर रखिए। इससे आपको पैसे पर कंट्रोल मिलेगा और सेविंग करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं उस खर्च की जो हर घर में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, ग्रोसरी शॉपिंग। सच बताऊं तो घर का आधा बजट इसी में चला जाता है, लेकिन अगर इसे वाइजली हैंडल किया जाए तो आप हर महीने अच्छा खासा पैसा बचा सकती हैं। मैंने खुद पहले यही गलती की थी। जो चीज़ याद आई मार्केट जाकर ले आई, कभी आटा, कभी तेल, कभी बिस्किट्स। मतलब हफ्ते में 3-4 बार मार्केट जाना, और इसका सीधा मतलब था एक्स्ट्रा खर्च, क्योंकि जब भी मार्केट गए तो साथ में 2-3 ऐसी चीज़ें भी ले ली जिनकी ज़रूरत उस वक्त नहीं थी। फिर मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया, महीने की ग्रोसरी लिस्ट बनाना। जो सामान ज़रूरी होता है उसे पहले से लिख कर रखती हूँ और बल्क में ख़रीद लेती हूँ। बल्क में लेने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो डिस्काउंट मिल जाता है और दूसरा बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे इम्पल्सिव शॉपिंग अपने आप कम हो जाती है। और एक छोटी सी टिप जो मेरे काम आई, कभी भी खाली पेट मार्केट ना जाएं, क्योंकि जब आप हंग्री होते हैं तो दिमाग से ज़्यादा पेट डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है। नतीजा ये कि चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी एक्स्ट्रा चीज़ें ट्रॉली में आ जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए मार्केट जाने से पहले कुछ खा कर जाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ग्रोसरी का खर्च कम कर देंगे और महीने का बजट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब आती हूँ उस मेथड पर जिसने मेरी सेविंग्स को प्रैक्टिकली बदल दिया, कैश एनवेलप सिस्टम। सच कहूँ तो ये सिस्टम मैंने कुछ साल पहले अपनाया था और बिलीव मी, इसका असर तुरंत दिखा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही महीने की सैलरी आती है, मैं सबसे पहले पैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। उसके लिए मैंने छोटे छोटे एनवेलप्स रखे हैं। एक एनवेलप में राशन के पैसे,
एक में बच्चों का खर्च, एक में इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक में ट्रैवल के लिए। इसके अलावा छोटी कैटेगरीज जैसे मिल्क, फ्रूट्स, गैस सिलेंडर वगैरह की भी छोटे एनवेलप्स बना रखे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पैसा बचा है और कितना खर्च हो चुका है। पहले क्या होता था कि कार्ड स्वाइप करते करते या यूपीआई से पेमेंट करते करते अंदाज़ा ही नहीं लगता था कि कितना खर्च निकल गया। लेकिन कैश एनवेलप सिस्टम में जब एक एनवेलप का पैसा ख़त्म हो जाए तो वो सीधा सिग्नल है कि अब उस कैटेगरी में और खर्च नहीं करना। इससे डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होता है, ओवर स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर तक आप घबराकर ये सोचने नहीं बैठते कि पैसा कहाँ चला गया। हर चीज़ ट्रैक पर रहती है और सेविंग्स भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझने की। ये ऐसा टिप है जो आपकी सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अक्सर हम शॉपिंग के बहाने तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये क्यों खरीदा। सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दीजिए, मतलब घर के राशन का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, रोज़मर्रा की चीज़ें, ये सब बेसिक और अनअवॉइडेबल है। इन्हें पूरा करना पहले ज़रूरी है। फिर आती हैं चाहतें, जैसे ट्रेंडिंग फैशन, लेटेस्ट गैजेट या कोई लग्जरी आइटम। इन पर तभी खर्च करें जब आपके पास ज़रूरतों के बाद बचत और बजट हो। और सबसे ज़रूरी बात, चाहत के लिए इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। हर बार कुछ खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये सच में मेरी ज़रूरत है या बस मेरी इच्छा। मैंने खुद ये हैबिट डेवलप की और देखा कि महीने के खर्च में कितना फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चों के कपड़े, अक्सर हम बिना सोचे नए खरीद लेते हैं, लेकिन अगर पुराने कपड़े चेक करें और सही हालत वाले पहनाएं तो पैसे और स्पेस दोनों बचते हैं। इसी तरह शादी या फंक्शन में अगर पहले से वार्डरोब चेक कर लें कि हमारे पास क्या ऑलरेडी है तो अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। इस तरह ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझकर आप अपने पैसे पर कंट्रोल रख सकती है और बिना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ किए अच्छी सेविंग्स कर सकती है। जब हम ज़रूरत और चाहत की बात कर रहे हैं तो मैं ख़ास तौर पर हम लेडीज़ की एक आदत पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है हर फंक्शन, हर शादी या छोटी सी पार्टी में भी पार्लर जाना और मेकअप कराना। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके विरोध में नहीं हूँ। पार्लर भी अपने आप में एक अच्छा रोज़गार है और कई महिलाओं के लिए इनकम का जरिया भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में हमारी ज़रूरत है या बस एक चाहत। मैंने खुद अपनी आंखों से कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनके ऊपर पहले से ही कर्जा है, ईएमआई का बोझ है और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई फंक्शन आता है वो बिना सोचे समझे हजारों रुपए पार्लर में खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, सिर्फ 2-3 घंटे की एक लुक के लिए इतना बड़ा अमाउंट चला गया और अगले ही दिन फिर से वही फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू। एक और बहुत कॉमन जगह है जहां हमारा पैसा प्रैक्टिकली निकल ही जाता है और वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल मोबाइल में बस 2 क्लिक और सामान घर पर हाजिर। तो दोस्तों याद रखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में कन्वीनियंस है, लेकिन ये हमारी चाहत और ज़रूरत की सीमा को बिगाड़ सकती है। बस थोड़ी सी पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से आप आसानी से अपने बजट को बैलेंस कर सकती हैं। इसके अलावा हम लोग अक्सर छुट्टियां प्लान करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। और दोस्तों, घूमना फिरना बिल्कुल ज़रूरी है। ये हमारे लिए सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब साल में 1-2 बार बच्चों की छुट्टियों में वेकेशन प्लान करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी वहाँ भी काम आती है। पहली बात, प्लान करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम किस जगह जा सकते हैं अपने मीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग एक बड़ा खर्चा है। अगर फैमिली में आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो आसपास की जगह घूमकर भी उतना ही एंजॉय किया जा सकता है जितना दूर जाकर। ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर जाएं, बहुत पैसा खर्च करें, तभी वेकेशन मज़ेदार होगी। और एक बहुत बड़ा खर्चा है जो हम लेडीज़ अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स। हम सोचते हैं कि ये तो फिक्स्ड खर्च है, इसमें क्या बचत होगी। लेकिन सच कहूँ को सबसे बड़ी सेविंग यहीं से शुरू होती है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर कमरे से बाहर निकलते वक्त लाइट, फैन या एसी बंद कर दिया जाए तो महीने के बिल में नोटिसेबल फ़र्क आता है। वॉशिंग मशीन हाफ लोड पर चलाने की बजाय फुल लोड पर चलाएं तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों बचेंगे। मैंने अपने घर में एक और छोटी सी हैबिट बनाई है। इवनिंग टाइम पर बालकनी या विंडो खोल देती हूँ ताकि नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर मिले और दिन भर अननेसेसरी लाइट्स या फैंस का यूज़ ना करना पड़े। इससे घर भी फ्रेश रहता है और सेविंग भी हो जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि सेविंग्स मतलब सिर्फ सैक्रिफाइसेस करना,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेविंग्स का असली मतलब है स्मार्टली मैनेज करना। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी पेशेंस, बस इन 3 चीज़ों से आप अपने बजट को बैलेंस कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप छोटी छोटी सेविंग्स करके महीने के आखिर में बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखती हैं, तो वो खुशी हर लग्जरी से बड़ी होती है। पैसा बचाने की जर्नी में एक सबसे ज़रूरी लेसन है उधार से बचना। चाहे आप किसी से उधार लें या किसी को दें, दोनों ही सिचुएशंस लॉन्ग टर्म में मुश्किलें खड़ी करती हैं। सोचिए, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो शुरुआत में लगता है कि चलो अभी काम चल गया, लेकिन महीने के आखिर में वही EMI, वही ब्याज हमें परेशान करने लगते हैं और धीरे धीरे ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है। मतलब कमाई चाहे कितनी भी हो, सेविंग्स कभी नहीं बन पाती। अब बात करें उधार देने की। मान लीजिए किसी करीबी ने आपसे पैसे लिए और समय पर लौटाए नहीं। ऐसे में ना सिर्फ आपका पैसा अटक जाता है, बल्कि रिश्तों में भी खटास आ जाती है। कई बार तो छोटी सी रकम भी बड़ी गलतफहमियां पैदा कर देती है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि पैसों के मामले में क्लियर रहें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो उतना ही उधार लें जितना आप कंफर्टेबली चुका सकें और समय पर चुका दें। और कोशिश करें कि दूसरों को भी पैसा उधार देने से बचें। याद रखिए, कर्ज जितना आसान लगता है शुरुआत में, उतना ही भारी बोझ बन जाता है बाद में। और अगर हम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज की आदत से छुटकारा पाना होगा। आजकल का ज़माना शो ऑफ का है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखकर कहें, वाह कितना मॉडर्न है, कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। लेकिन सच पूछे तो ये दिखावा सिर्फ कुछ पल की खुशी देता है और हमारी फाइनेंशियल स्थिति को कमज़ोर कर देता है। सोचिए, कोई नया मोबाइल मार्केट में आया और आपने सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए EMI पर ले लिया। लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े, ब्रांडेड शूज़, बार बार बाहर खाना, ये सब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे जेब खाली होती चली जाती है। अब इसका दूसरा साइड देखिए। वही पैसा अगर आप एसेट्स बनाने में लगाएं तो सालों तक आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। जैसे एक छोटा सा प्लॉट खरीदना, घर की EMI चुकाना या फिर FD, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ये सब चीज़ें स्लोली एंड स्टेडीली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं। असलियत ये है कि दूसरों को दिखाकर कभी अमीरी नहीं आती। अमीरी आती है जब आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, जब इमरजेंसीज में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो हमेशा याद रखिए, अमीर दिखने से बेहतर है अमीर बनना। लग्जरी के नाम पर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि उस पैसे को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, क्योंकि दिखावा 2 दिन का होता है, लेकिन एसेट जिंदगी भर साथ देता है। दोस्तों, सच कहूँ तो सबसे बड़ी बचत न बैंक बैलेंस में है, न गोल्ड में, न प्रॉपर्टी में, बल्कि हमारे खुद के सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस में है। जब हम खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं तो पैसे अपने आप बचने लगते हैं। ये थी मेरी कुछ प्रैक्टिकल और पर्सनल मनी सेविंग टिप्स। मैंने इन्हें अपनी लाइफ में अपनाया है और बिलीव मी, इनसे फ़र्क सच में दिखने लगा है। अगर आप भी इन छोटी छोटी आदतों को फॉलो करेंगे तो महीने के आखिर में आपके हाथ में अच्छे पैसे बचेंगे। याद रखिए, सेविंग एक दिन का काम नहीं है। ये कोई बड़ा स्टेप लेने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे हैबिट्स बिल्ड करने से आती है। शुरुआत छोटी करें लेकिन कंसिस्टेंट रखें। धीरे धीरे यही हैबिट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने घर का बजट स्ट्रॉन्ग बना सकें। और सबसे ज़रूरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और स्मार्ट तरीके से मैनेज कीजिए।